जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर अपने घर पे पढ़ रहे होंगे। प्यारे साथियों, आप सभी को पता है कि क्लास 12th के हिंदी का हम लोग एक सीरीज चलाए हुए हैं जिसमें गद खंड के 12वें नंबर चैप्टर तिरिच पे पहुंच चुके हैं, जिसके लेखक उदय प्रकाश जी है। इस वीडियो में मैं सारे सब्जेक्टिव को सॉल्व करने वाला हूं। इस चैप्टर से जितने सारे सब्जेक्टिव आज तक पूछे गए हैं, आने की संभावना है या इस पार्ट में रखे गए हैं, सभी सब्जेक्टिव की खात्मा मैं एक ही वीडियो में कर दूंगा और इसी को शुरू करेंगे। आज एक ही वीडियो में आपके सारे सब्जेक्टिव खत्म कर देंगे। आइए आपके लिए थोड़ा सा एक मोटिवेशनल लाइन लेकर आ गया हूं। क्या कहता है कि जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत के लिए जुनून चाहिए, ये आसमां भी जमी पे आएगी, बस इरादों में ऐसा गुंज चाहिए। प्यारे साथियों, इसी मोटिवेशनल लाइन के साथ आपका पहला क्वेश्चन ये रहा। क्या कहता है? प्रश्न संख्या 1 कहता है लेखक के पिता के चरित्र का वर्णन अपने शब्दों में करें। लेखक के पिता के चरित्र का वर्णन अपने शब्दों में करें। मैं उम्मीद करता हूं प्यारे साथियों इसके जो एक्सप्लेनेशन है वो आप देख कर आए होंगे। ठीक है, पाठ को आप अच्छे तरह से पढ़कर आए होंगे। लेखक के पिता कहने का मतलब ही समझ गए होंगे, समझे। और इसमें किसकी बात की गई है? पूरे चैप्टर में तिरिच की बात की गई है। विषखापड़ है जो, समझे, एक जहरीला है और जो जिसके काटने से व्यक्ति की निधन निश्चित है, ऐसा ही कुछ इसमें कहानी पढ़ाया गया है और उम्मीद करते हैं कि वो आप पढ़कर आए होंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन आंसर पे ध्यान देते हैं। लेखक के पिता का चरित्र का वर्णन अपने शब्दों में करना है। क्या लिखेंगे? लेखक उदय प्रकाश के पिता अंतर्मुखी और ग्रामीण संवेदना के व्यक्ति थे। ग्रामीण में गांव में रहने वाले व्यक्ति थे, अंतर्मुखी व्यक्ति थे। उनकी मितभाषिता और गंभीरता उन्हें एक रहस्य पुरुष की छवि प्रदान करता है। याद रखिएगा, मितभाषिता, मीठे बोलते थे, गंभीर रहते थे, रहस्य पुरुष उनको बनाने का ये काम करता था। दोनों चीजें समझे। गंभीर रहते थे, ज्यादा वो बोलते ही नहीं थे, समझ लीजिए, आप समझिए कि वो बहुत कम बोलने वाले व्यक्ति थे। ठीक है, और यही कारण है कि उनका जो छवि था वो किस रूप का था? तो आपको याद रखना है, रहस्य पुरुष के रूप का था। ऐसा लगता है कि कोई चीजों को वो बहुत रहस्यमयी करके रखे हुए हैं। ठीक है, पिताजी शहर से भयभीत रहते थे, लेकिन उनको एक चीज से बहुत डर लगता था, शहर से। शहर की जो गलियां हैं, शहर के जो सड़कें हैं, उनको याद ही नहीं रहता था। शहर के जो भीड़ है, ऐसा लगता था कि उसमें हम जाकर खो जाएंगे, फिर कभी अपने गाँव नहीं लौट पाएंगे। इस चीज से वो बहुत भयभीत रहते थे और इसीलिए वे शहर जाने से भी क्या करते थे? कतराते थे। पाठ में हमने देखा कि शहर में भी गए थे और वहीं पर वो खो गए, वहीं पर उनके साथ बहुत अत्याचार हुआ और वो वहां से वापस न लौट सके। ठीक है, उसके बाद आइए, लेखक के पिता अपने स्वभाव के अनुरूप स्वयं ही लाचार और दयनीय बन जाते हैं। उनका स्वभाव ही था कि वो शहर में जाने से कतराते थे। ठीक है, और यही था कारण कि वो अपने आप को स्वयं लाचार और दयनीय बना लिए थे। ठीक है, बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है अगला क्वेश्चन? देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने ये रहा। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? पढ़ लीजिए। तिरिच क्या है? कहानी में यह किसका प्रतीक है? आप सबको पता है कि तिरिच के बारे में हम लोग पूरे पाठ पढ़े हैं, समझे। तिरिच क्या है? तो एक यहाँ पर लिखेंगे, तिरिच एक बेहद जहरीला जीव है। तिरिच क्या है? एक बेहद जहरीला जीव है। इसको विषखापड़ भी कहा गया है। ठीक है, आपको याद रखना है, तिरिच एक जहरीला जीव है और जिसके काटने से व्यक्ति का बचना नामुमकिन हो जाता है। ऐसा पाठ में पढ़ाया गया कि जिसके काटने से व्यक्ति का बचना नामुमकिन हो जाता है। बाद में तो हम लोग देखे लास्ट में कि तिरिच कुछ होता भी नहीं है, समझे। तो तिरिच एक जहरीला जीव है। अगर तिरिच कुछ होता ही नहीं है तो पाठ में तिरिच को क्यों मनाया गया, क्यों पढ़ाया गया? तो ये तिरिच का जो प्रतीक, तिरिच जो है ना, एक समाज के ऐसे व्यक्ति को मतलब कि इंडिकेट करता है, दिखाता है, दर्शाता है, जो तिरिच के तरह ही समाज को खा रहा है, जिसके नजरों से लोगों का बचना नामुमकिन है, उसके गलत कार्यों से लोगों का बचना नामुमकिन है, समझे। वह सेम तिरिच की तरह समाज के लिए है, तो उसे इंडिकेट करता है यह तिरिच पूरे पाठ में। देखिए क्या है, तिरिच एक जहरीला जीव है जिसके काटने से व्यक्ति का बचना नामुमकिन सा हो जाता है, या जैसे ही आदमी को काटता है वैसे ही वहां से भागकर किसी जगह पे पेशाब करता है और उसमें लौट जाता है। पेशाब करता है और उसी अपने ही पेशाब में क्या करता है? लौट जाता है। अगर तिरिच ऐसा कर दे तो आदमी नहीं बच सकता है।
समझ रहे हैं। अगर तिरिच काटता, पाठ में पढ़ाया गया कि अगर तिरिच काटता है और वो भाग रहा है काटकर, तो आप उसे खहेद कर अगर मार सकते हैं तो ठीक है, या वो जाकर किसी पोखर में स्नान कर लिया, या वो अपने ही पेशाब में क्या हुआ, लोटपोट हो गया, तो ऐसा बताया गया, तब तो व्यक्ति का बचना नामुमकिन ही है। तिरिच काटने के लिए तब ही दौड़ता है जब उससे नजरें टकरा जाए। उसी तरह से तो है, समाज में आपको गिराने के लिए लोग तभी सोचेगा जब उसके नजरों पे आप क्या हो जाए, चढ़ जाए। सेम तिरिच की तरह ही हमारे समाज में कुछ गंदे लोग होते हैं, तो याद रखिएगा। तो कहता है जब उससे नजरें टकरा जाए तभी वो दौड़ता है काटने के लिए। कहानी में तिरिच मृत्यु का प्रतीक है। पूछा ना, कहानी में किसका प्रतीक है, तो कहानी में जो तिरिच है मृत्यु का प्रतीक है, और जिसका शिकार पिताजी बन चुके हैं। बेटे के सपने में भी तिरिच प्रकट होता रहता है, जिसमें पिताजी तो शिकार बन चुके हैं तिरिच का, और बेटे के सपने में भी तिरिच क्या होते हैं, प्रकट होते रहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कहता है, कहता है, देखिए प्रश्न, अगर तिरिच को देखो तो उससे कभी आंख मत मिलाओ, आंख मिलने से ही वह आदमी की गंध पहचान लेता है। फिर तो आदमी चाहे पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा ले, तिरिच पीछे पीछे आता है। क्या यह तिरिच केवल जानवर भर है? यदि नहीं तो उससे आंख क्यों नहीं मिलानी चाहिए? समझ रहे हैं? ये देखिए, ये सब तो पाठ में पढ़ चुके हैं, लाइन पढ़ते ही आपको समझ में आ गया होगा। इस पाठ में वर्णित तिरिच संभवतः एक विषैला विषखापड़ जंतु प्रतीत होता है। इस पाठ में जो तिरिच है वो संभवतः एक विषैला विषखापड़ जंतु प्रतीत होता है। यद्यपि तिरिच एक खतरनाक विषैला जानवर है। तिरिच क्या है, कितना अच्छा इसका आंसर चल रहा है ना, मजेदार आंसर है, मजा ही आ जा रहा होगा। तिरिच एक क्या है, विषैला जानवर है, और जिसके काटने से मनुष्य की प्रायः मृत्यु हो जाती है। कहा जाता है कि तिरिच किसी व्यक्ति को काटने के लिए तब ही दौड़ता है जब उससे नजरें मिल जाती है। इसीलिए तिरिच से किसी भी व्यक्ति को नजरें मिलाने से बचना चाहिए, नहीं तो नजरें मिलने के बाद यह गंध पहचान लेता है और समस्त पृथ्वी पर कहीं भी आपका पीछा कर सकता है। समस्त पृथ्वी पर आप कहीं भी रहिएगा तो यह आपका पीछा कर लेगा। इसीलिए आपको कोशिश करना है कि तिरिच से जब भी नजरें मिले तो उससे नजरें मिलाने से बचना चाहिए आदमी को। पाठ में ऐसा पढ़ाया गया। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, जरा देखिएगा, कहता है कि तिरिच लेखक के सपने में आता था और वह इतनी परिचित आंखों से देखता था कि लेखक अपने आप को रोक नहीं पाता था। यहाँ परिचित आंखों से क्या आशय है, यहाँ परिचित आंखों से क्या आशय है, क्या मतलब है, आप समझिएगा। वही समाज वाली बातें, मतलब कि कोई व्यक्ति आपसे इतनी करीबी बना लेता है कि उससे मिलने से आप रोक नहीं पाते हैं, लेकिन वह तिरिच की तरह ही आप ही से नजरें मिलाकर, आप ही की बातों को समझकर, और वो आप ही का गंध पहचान कर आप ही का पीछा करना शुरू कर देता है। ठीक, देखिए कितना ही मस्त है। तिरिच लेखक के सपने में आता था तो लेखक की कई कल्पनाएं होती थी। जब तिरिच लेखक के सपने में आता था तो लेखक की कई कल्पनाएं होती है, कई बातें वो सोचते हैं, कल्पना करते हैं। कुछ सपने से बाहर जीवन में घटित घटनाओं पर आधारित होती है, तो कुछ कल्पना उड़ाने होती है, समझे। लेखक द्वारा कही गई उपयुक्त पंक्ति में संभवतः वैसे मानवीय चेहरों का वर्णन है। जो लेखक कह रहे हैं ये बात, उसमें तिरिच नहीं है। तिरिच के रूप में वैसे मानवीय लोगों का वर्णन है, चेहरों का वर्णन है जो तिरिच की तरह ही क्रूर है। वह उसे परिचित सा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि यह बहुत जान पहचान का है, परिचित सा प्रतीत होता है, और उसे इस प्रकार देखता है मानो वह उससे परिचित तथा घनिष्ठ संपर्क वाला व्यक्ति हो। ऐसी आंखों से देखता है जैसे ऐसा लगता है कि वो बहुत करीब वाले व्यक्ति हो, समझे, बहुत करीबी हो। अतः लेखक का स्वयं को नहीं रोक पाना स्वाभाविक है। जब कोई व्यक्ति अपने बहुत करीबी व्यक्ति को देखेगा तो कैसे उससे नजरें चुरा लेगा, समझे। तो यही कारण है कि ऐसा लगता है कि ये बहुत जान पहचान का है, और यही कारण है कि लेखक उससे नजरें नहीं चुरा पाते हैं। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहता है। 5 में 4 क्वेश्चन है, क ख ग घ
आपको याद रखना है। तो पहला प्रश्न आ गया, प्रश्न संख्या 5 का क, व्याख्या करना है चारों प्रश्नों का। क्या कहता है, वैसे धीरे धीरे मैंने अनुभव से यह जान लिया था कि आवाज ही ऐसे मौके पर मेरा सबसे बड़ा अस्त्र है। धीरे धीरे लेखक कहते हैं कि मैंने जान लिया था कि आवाज जो है जब सपने में मुझे तिरछ खेदेगा, काटेगा, दौड़ेंगे, हम भागेंगे, तो उस समय में आवाज ही है जो मुझे फिर से सपनों से बाहर कर देगा, जगा देगा हमें। प्रस्तुत पंक्ति उदय प्रकाश, याद रखिएगा, जब व्याख्या करने के लिए, मर्म स्पष्ट करने के लिए, समझे, आशय स्पष्ट करने के लिए ये सब कहता है, तो आपको याद रखना है कि या अर्थ स्पष्ट करने के लिए तो याद रखना है कि उस स्थिति में जो वाक्य है उस वाक्य के बारे में जरूर लिखेंगे कि यह वाक्य किस पाठ का है और किसने लिखा है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्ति उदय प्रकाश द्वारा रचित एक कहानी जिसका नाम है तिरिछ से लिया गया है। बस मेरे हैं, यह तिरिछ से ली गई है और इस पंक्ति के माध्यम से लेखक यह बताना चाहते हैं कि कहानी में तिरिछ आतंक का पर्याय बनकर आया है। कहानी में तिरिछ किसके पर्याय बन के आया है, आतंक का पर्याय बन के आया है, रूप बन के आया है। यही कारण है कि लेखक को डरावने सपने आते हैं। यह आतंक शहरी आधुनिकता और जीवन दृष्टि का और सत्ता की निरंकुशता का है। एक तरफ आतंक एवं दूसरी तरफ बेचैनी है, तनाव और असहायता का भाव इसमें निहित है। जब वे भयानक सपने देखते थे तो अपने सपनों से बाहर आने के लिए अपनी आवाज का ही प्रयोग करते हैं। यही कारण है कि उनको लगता है कि जब मैं सपनों में रहूंगा तो ऐन मौके पर जो मेरा सबसे बड़ा अस्त्र है वो कौन है, मेरी आवाज है। ठीक है, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है प्रश्न संख्या 5 का ख, देख लीजिए। कहता है, जैसे जब मेरी फीस की बात आई थी उस समय हमारे पास का आखिरी गिलास भी गुम हो गया था और सब लोग लोटे में पानी पीते थे। बस समझ रहे हैं, अब इसे हम लोग को मतलब कि व्याख्या करके बताना है। प्रस्तुत पंक्ति उदय प्रकाश द्वारा रचित एक कहानी तिरिछ से ली गई है। ठीक है, यह लाइन तो आपको लिखना ही है। यह पंक्ति आर्थिक कमी को व्यक्त करती है। गिलास का गुम हो जाना, लोटे से पानी पीना, लोटे में सबका पानी पीना क्या गरीबी को ही तो दिखाता है। तो यह पंक्ति जो है क्या करती है, आर्थिक कमी को व्यक्त करती है और साथ ही साथ गिलास के गुम होने पर लोटे से पानी पीना आर्थिक तंगी को ही दर्शाता है। एक रिटायर्ड हेडमास्टर की चुप्पी उसके घर की बदहाली का ही संकेत देती है। एक ऐसा हेडमास्टर जो रिटायर्ड हो चुका है और वो चुप रहता है तो उसके घर की बदहाली का ही संकेत है ये। परंतु पुनः 2-3 दिनों के बाद फीस मिलना पुत्र के लिए गर्व की बात बन जाती है। आपने देखा होगा कि जब पिताजी से पैसे मांगने की बात हुई थी तो पिताजी हर माह में क्या करते थे, अपने अपने समय पे सभी पैसे को दे दिया करते थे। उस समय में जब फी बढ़ गई थी, मतलब कि फी की मांग की जा रही थी तो उनको फी देने के लिए पैसा नहीं था। उस समय में बहुत वो मौन रखते थे, लेकिन कुछ ही दिनों में 2-3 दिनों में फिर जितने सारे पैसे जिसको जिसको देना था वो पिताजी सभी को दे देते हैं। ठीक है, तो उस समय में कहते हैं कि पुत्र के लिए गर्व की बात है कि 2-3 दिन बाद पिताजी कहीं से व्यवस्था करते पैसे दे देते हैं। आखिर किस तरह पिताजी ने अपनी दायित्व का निर्वहन किया, यह दायित्व का निर्वहन ही गर्व की बात है। किस तरह से पिताजी ने मैनेज किया इस चीज को और कैसे कहां से पैसा ला कर दिए, यह गर्व की बात है। परंतु लेखक द्वारा कहा गया कथन मध्यम वर्गीय ग्रामीण जीवन की बदहाली की सच्ची तस्वीर प्रस्तुत करती है। यह जो कहानी बात कही गई है वो मध्यम वर्गीय जो ग्रामीण जीवन है उसकी सच्ची तस्वीर, बदहाली की सच्ची तस्वीर को क्या करती है, प्रस्तुत करती है, दिखाती है। आगे बढ़िए, इसके ग नंबर प्रश्न को क्या कहता है, ग नंबर प्रश्न देख लीजिए। आश्चर्य था कि इतने लंबे अरसे से उसके अड्डे को इतनी अच्छी तरह से जानने के बावजूद कभी भी दिन में आकर मैंने उसे मारने की कोशिश नहीं की थी। ये तो आप पंक्ति को पढ़ते ही पता चल गया होगा आपको कि क्या बोला जा रहा है। लेखक जब वो जाते हैं जंगल में तिरिछ को खोज कर मारने, जहां पिताजी ने क्या किया था, उसको मार दिया था और वो पेशाब में लोटा भी नहीं था। कहा गया था कि उसके आंख में उसके तस्वीर छप जाते हैं, बाद में बारिश से या रातों के ओस में वो जग जाएगा और फिर वो अपना करिश्मा दिखाने लगेगा।
तो लेखक को ऐसा पता चला तो वो चले गए माचिस मतलब कि उसके बाद केरोसिन का तेल लेकर उसे जलाने, किसके, थानू के साथ, समझे, जलाने चले गए। तो उस स्थिति में देखते हैं अपने मित्र के साथ जाने के बाद कि उनके जीवन में, उनके रातों में जो सपना आता था वो वही जंगल से आता था, समझे। तो कहते हैं कि इतना मतलब कि विस्तृत रूप से हम जानते थे इस जंगल को, फिर भी अगर तिरिच यहाँ ही रहता था जहाँ पिताजी ने मारा है उसको, तो फिर हम दिन में आकर उसको मारने की क्यों कोशिश नहीं की है, यह बात बोली गई है। क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्ति उदय प्रकाश द्वारा रचित एक कहानी तिरिच से ली गई है। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक यह बताना चाहते हैं कि लेखक के सपने में तिरिच के आते रहने के कारण कहीं ना कहीं उसमें भय का घर बन गया था, समझे, उसमें इतना भय समा गया था कि वो जंगल में आकर कभी खोजने की कोशिश ही नहीं किया। इसी कारण इतने लंबे अरसे से उसके अड्डे को इतनी अच्छी से जानने के बावजूद उसे दिन में आकर तिरिच को मारने की कोशिश नहीं की। और हमारे जीवन में कुछ ऐसी ही घटनाएं घटती होती है जो हमारे मन में एक डर को जन्म देती है, समझे। जैसे तिरिच को वो मारने की कोशिश नहीं किया डर के कारण, और वो हमेशा उसको डराता रहा, उसी तरह से हमारे जीवन में भी बहुत सारी घटनाएं घटती रहती है और डर पैदा करता है। वह डर ही हमें कार्य करने से रोकता है। क्या कहता है, जिसके कारण हम हमेशा डरते रहते हैं और कभी भी उस डर को निकालने या उसे मारने की कोशिश नहीं करते हैं। कितना सुंदर आंसर है ना इस क्वेश्चन का। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 5 का घ नंबर देखिए, क्या कहता है। 5 का घ नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कहता है, मुझे यह सोचकर एक अजीब सी राहत मिलती है और मेरी फंसती हुई सांसें फिर से ठीक हो जाती है कि उस समय पिताजी को कोई दर्द महसूस नहीं होता रहा होगा। मतलब कि ऐसा वो सोचते हैं लेखक कि पिताजी जो शहर में जाकर इतने सारे उनको पीटा गया है, समझे, उन भटके हैं, वो प्यास लगी थी, ये सब लेखक को लगता है ऐसा होगा कि वो सब क्या होगा, सपना होगा। और सपना होगा तो जब पिताजी को इतना पीटा गया होगा तो दर्द जो हो रहा होगा सपना से निकलेंगे और निकलते ही उनका क्या होगा, सारी दुख दूर हो जाएगी और उनको लगेगा कि जो मुझे दर्द हो रहा था सपना में अब वो दर्द वगैरह नहीं है। क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्ति उदय प्रकाश द्वारा रचित एक कहानी तिरिच से ली गई है। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक कहते हैं कि ऐसा इसलिए सोचता है कि जब उनके पिताजी को ऐसा विश्वास होने लगा होगा कि उनके साथ शहर जाने पर जो कुछ भी हुआ वह एक सपना था। उनके साथ जो कुछ भी हुआ शहर जाने पर वो क्या था, एक सपना था, और उनकी नींद खुलते ही सब ठीक हो जाएगा। पिताजी कहीं नहीं गए होंगे, घर में ही होंगे, हम उनके बगल में सोए होंगे और वो जगेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। उनको जो पीटने से दर्द हो रही है वो दर्द भी क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। जब वह सपना से जगेंगे तो उन्हें कोई दर्द भी महसूस नहीं होगा और लेखक तथा उनके छोटे बहन को फर्श पर लेटे हुए देखेंगे। समझे, याद रखिएगा कि वो कहते हैं कि जब वो सपना से जगेंगे तो लेखक को और उनकी छोटी बहन को फर्श पर, जमीन पर जो होगा लेटे हुए देखेंगे और उनका जो दर्द होगा वो भी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, कहता है, तिरिच को जलाने गए लेखक को पूरा जंगल परिचित लगता है, क्यों। अभी तो बताए हैं कि जब लेखक सपना देखता है तो उसके सपनों में जो तिरिच आता था और तिरिच के काटने के लिए दौड़ने पर जो लेखक भागता था वो उसी जंगल में भागता था और उसी जंगल से तिरिच आता था। लेकिन कहता है कि कभी नहीं गए उसे मारने, दिन में नहीं गए कभी मारने। तो यही बात है कि वो पूरा जंगल उनको क्या लग रहा है, परिचित। ऐसा लग रहा है कि हम तो रात के सपनों में इसी में दौड़ते हैं, कहाँ क्या है सब कुछ पता है। समझे, आइए लिखेंगे, लेखक को पूरा जंगल परिचित इसलिए लगता है कि इसी जगह से कई बार सपने में तिरिच से बचने के लिए भागा था। लेखक इसी जगह से कई बार सपने में तिरिच से बचने के लिए भागा था। लेखक गौर से हर तरफ देखता है, जब वो जंगल में जाता है तो उसकी सारी सपनों की जो जगह है वो आने लगती है, हर जगह मतलब कि एकदम गौर से देखता है। और थानू कौन था, उसका दोस्त था, थानू को भी बताता है कि इसी जगह से एक सरकड़ा पतला सा नाला बहता है
समझे, और नाले के ऊपर बड़ी बड़ी चट्टाने हैं, और वहीं कीकर का एक बहुत पुराना पेड़ है। याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, बात रखिएगा। नाले के ऊपर क्या है, बड़ी बड़ी चट्टाने हैं, और उसी चट्टान के ऊपर कीकर का एक पेड़ है। किसका है, कीकर का एक पुराना पेड़ है। उस पुराने पेड़ के ऊपर क्या है, शहद के एक बड़ा सा छत्ता है, आपको याद रखना है। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन जाता है कि कीकर का पेड़ कहाँ था, तो आपको याद रखना है चट्टानों के ऊपर, समझे। और कीकर के पेड़ पर क्या था, शहद का एक छत्ता था। ये सब किसको बताता है, तो थानू को बताता है। यह दोनों क्यों गए थे, तो ये तिरिच को खोज कर जलाने गए थे, ठीक है। और वही वास्तव में लेखक के सपने में आने वाली सभी जगहों को जंगल में देखा गया। लेखक के सपने में जितने सारे आते थे स्थान, जगह, उस सभी जगह को उसी जंगल में देखा गया। अतः यही कारण है कि लेखक को यह पूरा जंगल क्या लगता है, परिचित लगता है, जाना पहचाना सा लगता है, ठीक है। बढ़े आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्वेश्चन बहुत सारा है, इसलिए थोड़ा सा तेजी से हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए। क्वेश्चन कहता है, इस घटना का संबंध पिताजी से है, मेरे सपने से है, और शहर से भी है। शहर के प्रति जो कुछ जन्मजात भय होता है उससे भी है। यह भय क्यों है, बताना है। लेखक के पिताजी अंतर्मुखी ग्रामीण मान्यता वाले व्यक्ति थे। वो ज्यादातर मौन ही रहते थे, मतलब कि ज्यादातर वो चुप रहते थे, समझे। बोलना उनको ज्यादा पसंद ही नहीं था, मैंने कई बार बता दिया। वह हमेशा से शहर जाने से क्या थे, भयभीत थे, डरे हुए थे। इस भय का कारण था शहर की संवेदनशीलता, समझे। और शहर में संवेदनशीलता का मतलब होता है कि कोई किसी से मतलब नहीं रख रहा है, समझे। संवेदनशीलता, शहर में जो उनके साथ व्यवहार हुआ उससे शहर की संवेदनशीलता साफ झलकती है, समझे। शहर में हर व्यक्ति अपनी स्थिति को लेकर ओतप्रोत है, मतलब कि हर व्यक्ति अपनी स्थिति को लेकर उसे सुधारने में बिजी है, व्यस्त है, समझे। कोई किसी से मतलब नहीं रखता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। कहानी में वर्णित जो शहर है उसके चित्रण से आप कितना सहमत है, बताइए। कहानी में बताया गया जो शहर है वो क्या है, उसमें कोई किसी से मतलब नहीं रखता है। जहाँ जो पड़ा हुआ है पिटा रहा है, पिटाने दिया जाता है, किसी को कोई छुड़ाने वाला नहीं है, किसी की कोई मदद करने वाला नहीं है। शहर में यही तो बताया गया है, कोई किसी का मदद करने वाला नहीं है। जैसे पिताजी पिटा रहे थे, भटक रहे थे, स्थिति गंभीर थी, फिर भी उसकी कोई मदद नहीं किया। तो उसी तरह से बताया गया कि शहर है। तो क्या शहर की इस चित्रण से आप सहमत है कि शहर ऐसा ही होता है? तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे? कहानी में वर्णित शहर के चित्रण से मैं पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ। केवल शहर इस तरह के नहीं होते, शहर में भी लोग मदद करते हैं, मददगार होते हैं वहां भी, ठीक है। केवल लोग ऐसे ही कोई किसी को मारेगा और कोई किसी का मदद नहीं करेगा, ऐसी बात नहीं है, समझे। हालांकि इस सत्य को नकारा भी नहीं जा सकता है कि आज शहर की स्थिति कुछ हद तक ठीक नहीं है। हाँ, ये बात कही जा सकती है कि शहर में उतने लोग मतलब कि है जो आपके तरफ आकर्षित नहीं होते हैं, या आप कहिए तो आपकी मदद नहीं करते हैं। ये नकारा नहीं जा सकता। शहर की स्थिति थोड़ी सी दयनीय है, कोई किसी का मदद नहीं करना चाहता, लेकिन जिस तरह से पाठ में बताया गया उस तरह की चीजें नहीं होती है। परंतु स्थिति इतनी भी बिगड़ी नहीं है कि लोगों के पास इतना समय का अभाव हो कि वो किसी की मदद ना करे, ठीक है। आपको ये याद रखना है। आगे आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। क्या कहता है? कहता है लेखक के पिता के साथ एक दिक्कत यह भी था कि गांव या जंगल की पगडंडियां तो उन्हें याद रहती थी, शहर की सड़कें वो भूल जाते थे। और इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, आप अपने सोच के अनुसार लिखें। कहते हैं लेखक के साथ एक यह भी दिक्कत है कि वो गांव और जंगल की जो पगडंडियां है, आड़ी जो है, रास्ते जो है, सब याद रहते हैं लेखक के पिता को। गांव में कहां से कहां जाना है, उसके लिए कौन से रास्ता है, जंगल में कहां से कहां जाना है, किस रास्ते से निकलेंगे तो कहां पहुंचेंगे, वो सब याद है। लेकिन शहर के रास्ते वो बिगड़ जाते हैं, भूल जाते हैं। तो इसको अपने अनुसार लिखना है। क्या लिखेंगे, चलिए देखते हैं। पठित पाठ के अनुसार लेखक के पिता के साथ एक दिक्कत यह भी थी कि गांव या जंगल की पगडंडियां तो उन्हें याद रहती थी, समझे, परंतु शहर की सड़कों को वो भूल जाते थे।
क्योंकि पुरानी पीढ़ी और गांव में रहने वाले लोग शहरी वातावरण में स्वयं को जल्दी नहीं ढाल पाते। पुरानी पीढ़ी के जो लोग हैं, या आप कहिए तो गांव में रहने वाले जो लोग हैं, वो शहर में जाकर शहरी चीजों को जल्दी नहीं ढाल पाते अपने अंदर, समझे। गांव की यह पीढ़ी जब शहर में आधुनिक चीजों को देखते हैं, नए चीजों को देखते हैं, तो सब नया लगता है, तो उनको वो सभी चीजें क्या लगती है, नई लगती है। उनको लगता है सब सड़क एक ही तरह का है, बस समझ रहे। दुकान से भी सड़क को याद रखा जाए तो ऐसा लगता है सब दुकानें भी एक ही तरह की है। वो उन नई चीजों को जल्दी याद नहीं रख पाते हैं। लेखक के पिता को अपने स्वभाव के कारण भी वहां जाने के बाद कुछ याद नहीं रहा, जिस कारण वह अपनी रक्षा नहीं कर पाए। ठीक है, यही कारण है कि जो गांव में रहने वाले बुजुर्ग व्यक्ति है, या आप कहिए कि जो पुराने जमाने के व्यक्ति है, उनको यह पगडंडियां तो याद रहती है, पर शहर की जो रास्ते हैं वो याद नहीं रहते। आइए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। थोड़ा सा गौर से आप क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में थोड़ा सा ये लंबा आंसर है। क्यों लंबा है? क्योंकि प्रश्न देखिए क्या क्या पूछा गया है। प्रश्न क्या पूछा गया? प्रश्न संख्या 10, स्टेट बैंक के कैशियर अग्निहोत्री। ये ऑब्जेक्टिव के लिए आपको याद रखना है। मैं आपको बता दूं कि ऑब्जेक्टिव के लिए ये 4 प्रश्न आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। स्टेट बैंक के कैशियर का नाम क्या था? अग्निहोत्री। अग्निहोत्री। नेपाली चौकीदार का नाम क्या था? थापा। असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर कौन थे? मेहता। और थाने के SHO कौन थे? राघवेंद्र प्रताप सिंह। का चरित्र परिचय अपने शब्दों में दीजिए, याद रखना है। इन चारों व्यक्ति के चरित्र के बारे में आपको अपने शब्दों में परिचय देना है। तो चारों व्यक्ति के 4 आंसर हो जाएंगे ना। चारों व्यक्ति के कितने? 4। पहले आप आंसर देंगे स्टेट बैंक के कैशियर अग्निहोत्री का, फिर नेपाली चौकीदार थापा का, फिर असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर मेहता का, फिर थाना के SHO राघवेंद्र प्रताप सिंह के। चारों का परिचय आपको देना है। तो पहले हम किसका देंगे? कैशियर अग्निहोत्री का। याद रखिएगा, हो सकता है आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाए कि आप कैशियर अग्निहोत्री का, मतलब कि स्टेट बैंक के कैशियर अग्निहोत्री का परिचय अपने शब्दों में दीजिए। तो ये एक अलग प्रश्न हो जाएगा। आपसे पूछा जा सकता है नेपाली थापा चौकीदार जो है थापा, उसका परिचय अपने शब्दों में दीजिए। तो ये भी एक आंसर हो जाएगा। तो आपको याद रखना है 4 आंसर इसमें। पहले हम कैशियर अग्निहोत्री का परिचय देते हैं। क्या लिखेंगे? कैशियर अग्निहोत्री शहर के देशबंधु मार्ग पर स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कैशियर है। जो शहर के देश बंधु मार्ग जो है उस पर स्थित कौन है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है। बताइए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किस मार्ग पर है? शहर के देश बंधु मार्ग पे, समझे। और उसमें वो क्या है? कैशियर के पद पे है, समझे। वे डरपोक चरित्र के व्यक्ति इसलिए हो गए थे, मतलब पहले से वो डरपोक थे नहीं, अब वो डरपोक हो गए थे अग्निहोत्री। क्यों? क्योंकि आए दिन बैंक में लूट डकैत होती रहती थी। कोई भी आता था लूट लेता था, इसीलिए उनके मन में क्या? डर बना हुआ था। इसीलिए उन्हें हर व्यक्ति लुटेरे ही नजर आते थे। जब अकेला में कोई आता था उनको लुटेरा नजर आता है। पिताजी की स्थिति गड़बड़ थी, वो भी बैंक में घुस जाते हैं, समझे, प्रवेश करते हैं, और उनके सामने डायरेक्ट जब वो पैसा गिन रहे होते हैं तब भी वो पहुंच जाते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि यह भी क्या है? डकैत है। इसीलिए वो क्या करते हैं? मतलब कि लोगों को बुला देते हैं और फिर उन्हें लोग जकड़ लेते हैं। इसीलिए लगता है कि जिस समय लेखक के पिता कैशियर अग्निहोत्री के पास पहुंचते हैं, उस समय अचानक कैशियर डर कर घंटी बजा देते हैं, और फिर उसी समय सुरक्षा बल पिताजी को क्या करता है? आकर जकड़ लेता है। ये है किसका परिचय? कैशियर अग्निहोत्री का परिचय। उसके बाद किसका परिचय हम लोग पढ़ेंगे? नेपाली चौकीदार थापा का परिचय पढ़ेंगे। क्या है? लेखक के पिता को चौकीदार थापा द्वारा दबोचा जाने से यह लगता है कि वह चौकीदार अपने काम के प्रति क्या था? बहुत सजग था। याद रखिए, कोई डर रहा है और कोई जाकर उसको पकड़ रहा है, तो इसका क्या मतलब है? डरने वाला तो डरपोक कहला रहा है, जो उसे पकड़ रहा है वो अपने जान पर खेलकर पकड़ रहा है, हो सकता है उसके जान पर भी खतरा हो जाए। तो यहाँ जो नेपाली चौकीदार थापा था वो पिताजी को जाकर क्या करता है? दबोच लेता है, पकड़ लेता है, और इससे ऐसा लगता है कि जो थापा था वो अपने काम के प्रति सजग था, मतलब कि विश्वासी था कि भाई हम काम करने के लिए इसीलिए है तो हम यह काम करेंगे, ठीक है। लेकिन कुछ बातें उनकी गलत भी थी, आइए देखते हैं। उसके बाद क्या है? उसके बाद परंतु पिताजी को बिना सोचे समझे
पीटना उनकी मानसिक कमजोरी का बोध करता है। उन्होंने दबोचा सही था, लेकिन पिताजी को बिना सोचे समझे पीटना क्या था उनके द्वारा, ये गलत काम था, उनको नहीं पीटना चाहिए था। ठीक है, उनकी मानसिक कमजोरी को मतलब कि दर्शाता है। और उनके काम के प्रति सजग रहने का मतलब यह नहीं कि बिना सोचे समझे अधिकारियों के कहने पर किसी दूसरे व्यक्ति की जान तक ले ले, ये नहीं कर सकते हैं आप, समझे। अगर कोई आधिकारिक रूप से भी कहता है कि इसे मार दो, ये करो वो करो, तो आप अपने अनुसार भी सोच सकते हैं कि उसे हम मारे या एक थोड़ा सा उससे हम पहले जांच पड़ताल कर ले कि वो क्या है। थापा ने क्या किया, पिताजी को बहुत पीटा, और यही कारण है कि उनको ये लगता है, मतलब कि ये प्रतीत होता है कि जो थापा था वो एक तरह से सही भी था, तो एक तरह से वो मानसिक कमजोरी का भी बोध कराता है, समझे। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। तीसरा क्या है, असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर मेहता के बारे में हम लोग समझेंगे। मेहता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर के पद पर था। ठीक है, मैनेजर मेहता थोड़ी सूझबूझ वाले व्यक्ति नजर आते हैं। पूरे पाठ में जो मैनेजर मेहता है वो थोड़ी सूझबूझ वाले व्यक्ति नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि जब पिताजी को मारा पीटा जा रहा था तब मेहता ने ही क्या की थी, दरियादिली दिखाते हुए तलाशी लेकर बाहर निकाल देने को कहा था। उन्होंने सोचा था कि इनकी तलाशी ले लो और इन्हें बाहर निकाल दो, अगर इस तरह के व्यक्ति नहीं है तो इनको मारना ठीक नहीं है। तो थोड़ा मतलब कि यहाँ पे ठीक ठाक लगे कौन, मेहता साहब। आगे आइए, थाने के SHO राघवेंद्र प्रताप सिंह के बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर ले। राघवेंद्र प्रताप सिंह शहर के थाने में SHO थे। ठीक है, जब वो खाना खाने के लिए बैठते हैं तो करेले की सब्जी अर्थात उनकी पसंद का भोजन नहीं मिलने पर वो सोचते हैं कि उनकी शादी के 13 साल बाद भी अभी तक उनकी जो पत्नी है उनके पसंदीदा भोजन को नहीं जान पाई है। भोजन से यह भी पता चलता है कि उनकी जो पसंद है वो कड़वे भोजन नहीं है, समझे। ये है राघवेंद्र प्रताप SHO का परिचय। तो उम्मीद करते हैं कि इनका जो चरित्र है मतलब कि वो आपको पता चल गया होगा। यही आपको लिखना है, चारों में से किसी का आ जाए या चारों का आ जाए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि लेखक के पिता अपना परिचय हमेशा राम स्वार्थ प्रसाद, एक्स स्कूल हेडमास्टर एंड विलेज हेड ऑफ बकेली के रूप में देते थे। ऐसा क्यों? स्कूल और गांव के बिना वे अपना परिचय क्यों नहीं देते, ये आपको बताना है। ठीक है, क्या लिखेंगे लेखक के पिता एक वकील थे। पहले से ही लेखक के पिता क्या थे, एक वकील थे। वह अपना पूरा परिचय देना पसंद करते थे। सीधे साधे व्यक्ति थे और इसीलिए स्कूल और गांव के बिना अपना परिचय नहीं देते थे। याद रखिएगा, वो शिक्षक भी थे। ठीक है, क्या थे वो? शिक्षक थे। गांव में वकालत करते थे। गांव में मतलब पंचायती जो होता है ना, इसमें वो अहम भूमिका निभाते थे। और वह गांव के बिना अपने आप को असुरक्षित पाते थे, समझे। उनको लगता है गांव के बिना मेरी पहचान ही नहीं है, और उन्हें लगता था कि शहर में अपना पहचान बताने के लिए पद की आवश्यकता पड़ती है, कि अगर हम पद बताए कि हम हेडमास्टर थे जो अब रिटायर हो चुके हैं, समझे, ये चीज बताए हम, मतलब कि अपने गांव का नाम बताए, तो हो सकता है कि मुझे लोग हेडमास्टर समझकर या पढ़े लिखे व्यक्ति समझकर हमारी मदद करेगा। तो यह उनको लगता था। यही कारण है कि वो अपना परिचय राम स्वार्थ प्रसाद, अपना नाम, एक्स स्कूल हेडमास्टर और तथा विलेज हेड ऑफ बकेली के रूप में देते थे, समझे। उसके बाद कहते हैं एक कारण यह भी हो सकता है कि उनको लगता होगा कि अगर अपना परिचय अपने गांव के नाम के साथ दे तो मुझे न जानने वाला व्यक्ति भी जो गांव को जानता होगा वह मुझे बचा लेगा। ठीक है, यह भी कारण हो सकता है कि वो अपना परिचय जो है अपने गांव के नाम के साथ या अपने पद के नाम के साथ देते हैं। ठीक है, आगे आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, हालांकि थानू कहता है कि अब तो यह तय हो गया कि तिरिच के जहर से कोई नहीं बच सकता। ठीक 24 घंटे बाद
उसने अपना करिश्मा दिखाया और पिताजी की मृत्यु हुई। इस अवतरण का अभिप्राय स्पष्ट करें। यह जो बात कही गई है इसका मतलब कि जो अभिप्राय है वो स्पष्ट कीजिए। गांव के लोगों में तिरिच के जहर से होने वाली मृत्यु के प्रति काफी अंधविश्वास था। समझे, गांव के लोगों में तिरिच के काटने से होने वाली जो मृत्यु है उसके लिए काफी अंधविश्वास था। लेखक के पिता का मृत्यु धतूरे के जो बीज पिए थे वो और शहर में दर बदर भटकने के कारण हुई थी। समझे, अधिक खून बह जाने के कारण हुए थे। समझे, और ठोकरे खानों के कारण हुआ था। बहुत अधिक चोट लगने के कारण उनकी मृत्यु हुई थी। लेकिन कुछ लोग का यह मानना था कि उनकी मृत्यु तिरिच के काटने से हुई है। तिरिच का जहर पुनः ठीक 24 घंटे बाद अपना करिश्मा दिखाया और जो कि अंधविश्वास था। तिरिच के काटने से उनकी जो मृत्यु है वो नहीं हुई है। थानू की कथन इस अंधविश्वास की पुष्टि करता है। थानू जो बोल रहा है कि ठीक 24 घंटे बाद तिरिच का जहर फिर अपना रूप दिखाया और पिताजी की मृत्यु हो गई है, तो ये क्या है, एक अंधविश्वास को क्या करता है, पुष्टि करता है। आइए अगले क्वेश्चन को पढ़ें। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या कहता है, लेखक को अब तिरिच का सपना नहीं आता, क्यों, ये बताना है। क्या लिखेंगे, लेखक को अब तिरिच का सपना नहीं आने का कारण सत्य का होना था। पहले लेखक सत्य नहीं जान पाते थे, उनको लगता था कि वो तिरिच अभी भी जिंदा है और वो हमारे सपना में आता ही रहेगा। लेकिन अब उनको यह विश्वास हो चुका था, अंधविश्वास से वो निकल चुके थे। उनको लगता था कि तिरिच अब मारा गया है तो आएगा कहाँ से। यही कारण था कि वो अब सत्य को पहचानने के बाद उनको लगता था कि तिरिच नहीं आएगा, क्योंकि लेखक को यह विश्वास हो गया था कि मेरे सपने में आने वाले तिरिच की मृत्यु हो गई है, मर चुका है अब वो। पहले लेखक को सपने में तिरिच दिखता था, वह काफी देर तक सपना देखता था, परंतु जो वह सपने में देखता था वह केवल उसके अंदर बैठे भय के कारण देखता था। वो पहले से डरा हुआ था, भयभीत था। यही कारण था कि वो लेखक जो है सपने में यह चीजें देखता था, तिरिच को। अब वह जान गया था कि वह सपना था और यही कारण है कि लेखक को अब तिरिच सपने में नहीं आता। इस तरह से प्यारे साथियों आपके इस पाठ का ये जो सब्जेक्टिव प्रश्न है उसकी पूरी तरह से शुभ समापन कर दी गई है। उम्मीद करते हैं कि ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। एक ही काम करना है, आपको वीडियो को शेयर कर देना है, बने रहना है चैनल से। जो आवश्यकता है वो आपको कमेंट करना है, मैं उसकी जो नीड है वो आपको जरूर पूरा कर दूंगा। प्यारे साथियों, कैसा लगा यह वीडियो या क्लास आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, साथ में वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं इस पार्ट के ऑब्जेक्टिव प्रश्न के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच।